हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, मातृशक्ति हमेशा से ही पूज्य रही है और ऐसी ही मातृशक्ति से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि युवावस्था में ही शिक्षा ग्रहण करने के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न रही हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वनिता वाजपेयी जी की, जो कि वर्तमान में नवीन कॉलेज की हिंदी विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं, कविताओं और लेखनी से लोगों को प्रभावित किया है। इसके साथ ही वे मंच संचालन में भी माहिर हैं। जहां एक और लोग लिखा हुआ पढ़कर मंच संचालन करते हैं, वहीं वनिता वाजपेयी जी के पास मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतों का भंडार है। बिना किसी लिखे कागज की मदद से मंच संचालन बखूबी कर लेती हैं डॉक्टर वनिता वाजपेयी जी। विभिन्न प्रकार की कला और संस्कृति से जुड़े संगठनों में सक्रियता से जुड़ी हुई हैं। उनके कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख अक्सर छपते रहते हैं। तो दोस्तों, कई सारी खूबियां हैं डॉक्टर वनिता वाजपेयी में, जिन्हें अगर हम कहते रहेंगे तो बहुत सारा समय बीत जाएगा। तो आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं और अपना इतना कीमती वक्त हमें दे रही हैं। तो बाकी की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा कम शब्दों में आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। क्या क्या संघर्ष रहे और कैसे अब तक आपकी जीवन यात्रा रही है, थोड़ा सा हमें बताइए। जी, धन्यवाद निवेदिता। जीवन यात्रा की जहाँ तक बात है, जीवन यात्रा बेहद कठिन थी, बेहद मुश्किल थी, क्योंकि मैं मात्र 2.5 वर्ष की थी तभी मेरे पिता का निधन हो गया था और माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन परिवार जो हमारा था वो काफ़ी अभिजात्य था। मेरे पिता जो है वो आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ वकील थे, दर्शन शास्त्र में एमए थे, संगीत में भी उनकी रुचि थी और माँ भी अंग्रेजों के समय की पढ़ी लिखी महिला थी। तो एक अभिजात्य, एक परिवार की परंपरा हमारे पास थी। परंतु संघर्ष ऐसा था कि हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं था कि हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे पढ़ाई की। तो बहुत दिक्कतों में हमने अपनी पढ़ाई की। माँ ने बहुत संघर्ष किया और मात्र 18 वर्ष की उम्र से ही मैंने प्रौढ़ शिक्षा विभाग में नौकरी की। वहाँ से अपना शेष पढ़ाई पूरी की और इसके बाद में सहायक शिक्षक हो गई। तो इस तरह से संघर्ष बहुत रहा, बहुत गरीबी, बहुत अभाव जीवन में रहा। मैम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसे महिलाओं के जीवन में संघर्ष तो हमेशा रहता ही है। अगर कोई महिला अपने घर को संभालने के अलावा कोई और अदर काम करना चाहती है घर से बाहर, तो ऐसा नहीं है कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो कम हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वो एक बहू भी है, एक माँ भी है और किसी की पत्नी भी है। तो कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं और अगर नौकरी में है तो नौकरी की अलग जिम्मेदारियां होती हैं। और आपने भी 18 वर्ष की आयु से ही नौकरी करना शुरू किया है, तो और कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं महिला होने के नाते। तो कैसे, मतलब इन सभी चीज़ों में आपने इतने अच्छे से सामंजस्य बैठाया, और महिला वर्ग जो है, खासकर जो नौकरी पेशे में है, उनको क्या आप सुझाव देना चाहती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा निवेदिता आपने, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये वर्तमान समय की चुनौती है। क्योंकि लगभग सभी महिलाएं, आजकल हम लड़कियों को देख रहे हैं तो वो भी रोजगारोन्मुखी उनका व्यक्तित्व हो गया। वो चाहती हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जीवन में कब कौन सा ऐसा समय आ जाए कि आपको अपना पूरा परिवार का पालन पोषण करना पड़े। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परंतु इसको मैं सरल भाषा में ये कहूँगी कि जैसे एक व्यक्ति 3 घंटे में खाना बनाता है और दूसरा वही व्यक्ति आधे घंटे में या 40 मिनट में भी खाना बना सकता है। तो हम चीज़ों को कैसे तय करते हैं, किस चीज़ को कितना समय देना चाहिए, कौन सा रिश्ता कितना समय मांगता है। समय सभी के पास 24 घंटे है, परंतु समय को हम कैसे उत्पादक बना सकते हैं, समय को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और महिला होने के नाते और एक प्रोफेसर होने के नाते, एक माँ, एक बीवी, एक बहन, सभी कुछ में हूँ, और हमें ये तय करना पड़ता है और उस समय को अलग अलग खंडों में बांटना पड़ता है। और जब हम एक काम, जैसे मैं यहाँ से कॉलेज जा रही होती हूँ तो मुझे ये ध्यान होता है कि आज मुझे कॉलेज में क्या करना है। जब मैं कॉलेज से निकलती हूँ तो मुझे ये दिमाग में चलता है कि मुझे घर में जाके वो कौन कौन से काम निपटाने हैं। और इन सब के पीछे अपना जो मन और मस्तिष्क है उसको बहुत ऊर्जावान और सकारात्मक रखना पड़ता है। थोड़ी सी भी नकारात्मकता या निराशा अगर आ जाए तो फिर आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा यही है कि उस समय को हम बांट लें,
सभी रिश्तों को, अपने काम को एक समय दें और हमेशा सकारात्मक रहें। मैम, आज के समय में हम महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने की बात करते हैं। मतलब बातें तो लोग बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि महिलाओं से ही देश का विकास है, नारी को सम्मान दो, ये करो, पर कहीं ना कहीं हमें एक भेदभाव देखने को मिल जाता है महिला और पुरुषों में। तो आपको क्या लगता है कि सामाजिक तौर पे अभी किस तरह की स्थिति है और इसको कितना और सुधरना अभी बाकी है? जी, आपके पिछले प्रश्नों की तरह ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ज्वलंत, और मुझे लगता है इस प्रश्न पर काफ़ी बातें होनी चाहिए समाज में। अगर हम शासन की दृष्टि से देखें, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों और अपनी परंपराओं की दृष्टि से देखें, तो स्त्री के पास खूब सारी सुविधाएं हैं, उसके पास एक अनंत आकाश है और सब जगह उसके लिए एक गौरवपूर्ण स्थान भी है। परंतु हम उसको सोच की दृष्टि से देखें, उसके परिपालन की दृष्टि से देखें, तो वो बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है। और एक इस छोटे से साक्षात्कार में उस प्रश्न पर पूरी समेकित जानकारी देना तो थोड़ा सा कठिन है, परंतु मैं कम शब्दों में ये कहूँगी कि एक तो सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो नारी स्वतंत्रता के नाम पर सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है, वो भी गलत है। निवेदिता, मैं इस तरह कहूँगी कि सभी की प्राकृतिक सीमाएं होती हैं। नदी की प्राकृतिक सीमा कुछ अलग है, तालाब की कुछ और अलग है, पर्वत की कुछ और अलग है। तो हमें अपनी सीमाएं देखनी है। महिलाओं को आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए कम कपड़े पहनना बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि इस तरह से वो आगे बढ़ पाएंगे। पुरुष बनना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि जब पुरुष जो है वो नारी होने की ओर कदम बढ़ाता है तो वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है, और जब स्त्री पुरुष होने की कोशिश करती है तो वो उल्टा बन जाती है। आगे बढ़ना, उसको हम कैसे रेखांकित कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई महिला अगर घर में है तो वो उसका उच्च स्थान नहीं है। वो जहाँ है, जो कर रही है, समाज में उसका बहुत बड़ा स्थान है। तो महिलाओं के प्रति शासन और पूरे जो हमारी सामाजिक संरचना है या हमारा जो तमाम इतिहास बोध है, वो तो उसे बहुत स्थान देता है, परंतु थोड़ी सी समाज की सोच का बदलना ज़रूरी है। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। हम देखते हैं पहले की परिवेश की अगर हम बात करें तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जिस तरह का रिश्ता होता था, एक जुड़ाव होता था, मर्यादा होती थी, एक दूसरे में सम्मान होता था। आजकल क्या हो गया है कि शुरू से ही बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया जाता है और बच्चे जितना एक टीचर से उनको सीखना चाहिए उससे ज़्यादा तो फ़ोन से सीख लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस समय की अगर हम बात करें, जब आपने नौकरी शुरू हुई शिक्षा के क्षेत्र में, जब आप आई थी 1990 में, उस समय से अभी तक एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते पर किस तरह के प्रभाव पड़े हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो हमें बताइए, क्योंकि आपने भी ये चीज़ बहुत अच्छे से महसूस की होगी। जी निवेदिता, ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है और मैं बार बार ये कह रही हूँ, दोहराव हो रहा है, परंतु वास्तव में ये प्रश्न बहुत समीचीन है, बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस प्रश्न की जो गहराई है उसको रोज़ ही महसूस करती हूँ। देखिए, समय परिवर्तन मांगता है। एक बहुत अच्छी किताब थी कि हु मूव्ड माई चीज़, अर्थात मेरा चीज़ किसने हटाया, और दो चूहों की कहानी थी और वो चीज़ को कैसे हटाया करके जीवन में कैसे कैसे बदलाव लाने हैं। बहुत अच्छी किताब है, मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए। उसमें एक बात थी जो मैंने अपने जीवन में अपना ली। वो कहते हैं कि अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो जाएंगे, तो समय के साथ आपको बदलना है। उसी तरह से गुरु और शिक्षक के संबंधों के बीच में भी हुआ है। एक इसमें जो महत्वपूर्ण रोल, दो चीज़ें, जैसे आपने कहा इंटरनेट एक बात, दूसरी एक बात है सोशल पेरेंटिंग, अर्थात सामाजिक जो पालक होते हैं। जैसे कल को कोई बच्चा एक गलत काम करता था तो वो उसको कोई समाज का व्यक्ति देख लेता था तो बच्चा तो बाद में घर पहुंचता था, लेकिन उसकी पिटाई की तैयारियां पहले हो जाती थी। आज ये सोशल पेरेंटिंग खत्म हो गई, बच्चे के मन से ये भय चला गया। अंकल ने देख लिया तो क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा तो उस बात को मानेंगे नहीं। दूसरी चीज, शिक्षक भी अपने फ्रेम से बाहर निकला है। पहले का शिक्षक जिस तरह के फ्रेम में रहा करता था, आज वो फ्रेम से बाहर निकला है। समय की आवश्यकता है। आज आप मुझे देख लीजिए तो मेरे भी विन्यास में और आप में थोड़ा परिवर्तन नजर आएगा।
पहले के शिक्षक जो होते थे उनके विन्यास अलग तरह के होते थे, परंतु अब हम प्रश्न के उत्तर की तरफ जाते हैं कि अब फिर क्या करें। तो अब ये करें कि बच्चों से जुड़िए, बच्चों से बात करिए, उनके मन की बात निकालिए। आपका काम, शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि बच्चे के अंतःस्थल तक पहुंचना है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इंटरनेट की बात जहाँ तक है कि जिस तरह से चाकू का आविष्कार हुआ था सब्जी और फल काटने के लिए, परंतु हमने उससे हत्याएं करना शुरू कर दी। तो इंटरनेट अर्थात अंतर्जाल जिसे हिंदी में कहते हैं, कितना उपयोगी है, कितना उसका हमें उपयोग करना है, उसका कितना सकारात्मक, इतनी खूबसूरत दुनिया है। जब मेरे बच्चे मेरा इंटरनेट सर्च करते हैं तो कहते हैं कि मैडम आप कितनी अच्छी हो, आपका इंटरनेट सर्च करते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, और लोगों का तो सर्च करने में डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कोई और बात आ जाए। तो बच्चे जुड़ते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे जोड़ते हैं। थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा प्यार, उनसे जुड़ाव, क्योंकि बच्चे आजकल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो उनसे जुड़ना, उनको जोड़ना और उनके अंतःस्तर तक पहुंचना और उन्हें ये बताना कि चीज़ों का आनुपातिक प्रयोग कितना आवश्यक है और कौन सी चीज़ कितनी घातक है। मैम आप कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं, अक्सर हम फेसबुक पे पढ़ते रहते हैं आप जो पोस्ट करती हैं। तो आपकी कोई भी पसंदीदा कविता अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। धन्यवाद निवेदिता। और कविताएं लिखना भी एक सामाजिक जुड़ाव है कि समाज की कुछ चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, आपको उद्वेलित करती है, आपको परेशान करती है, और तब फिर आपके मन में ऐसा विचार आता है कि हम अपनी बात कहें, और वही बात जो है वो कविता के माध्यम से प्रकट होती है। थोड़ा सा लोगों के बीच में जो अकेलापन, जो जड़ता आ गई है, तो थोड़ा सा उसको एक सकारात्मकता में बदलने की ये कविता है, और इसका शीर्षक है ख्वाहिशें। तो ये इस तरह से है कि बहुत ख्वाहिशें की, बहुत चाहते हैं कि चलो दोस्तों बुद्ध सा मन को कर लें, कुछ अपनी सुनाएं, सुने और की भी, कुछ अपनी सुनाएं, सुने और की भी, चलो फिर दिलों को मोहब्बत से भर दे। न ऊंची उड़ाने, न ऊंची दुकानें, चलो गांव की भूली गलियों को नापें। ये दिल जो पड़ा है अकेला बड़ा है, ये दिल जो पड़ा है अकेला बड़ा है, गले से लगा ले मोहब्बत से भर दे। वो रंगीन तितली जो बैठी है मन में, वो रंगीन तितली जो बैठी है मन में, उसे मुक्त कर दे उड़ानों के पर्दे। जो फैला हुआ है चहूँ और बीहड़, जो फैला हुआ है चहूँ और बीहड़, हमारे तुम्हारे ठहाकों से भर दे। सुना है कि तारीख भी है बदलती, सुना है कि तारीख भी है बदलती, तो क्यों न हम न बदलें, बदल कर बदल दे। चलो दोस्तों बुद्ध सा मन को कर लें, बहुत ख्वाहिशें की, बहुत चाहते की, चलो दोस्तों बुद्ध सा मन को कर लें, बुद्ध सा मन को कर लें। बहुत ही सुंदर कविता आपने हमारे साथ साझा करी। तो एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी, और यह हमारा सौभाग्य है कि इस पारिवारिक माहौल में हम आपके साथ बातचीत कर पाए। तो थैंक यू सो मच, और हम यही शुभकामना है हमारी आपके साथ कि आप स्वस्थ रहें, लंबी आयु रहे, और इसी तरह नारी शक्ति को, हमारे प्रदेश को और देश को आप गौरवान्वित करती रहें। धन्यवाद निवेदिता, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरा भी साक्षात्कार हो। और मैं निवेदिता और अमित श्रीवास्तव, आप दोनों के शुक्रगुजार हूँ। आप दोनों को धन्यवाद दूंगी इसलिए कि आप लोग समाज से जुड़ रहे हैं एक ऐसे कठिन समय में, जबकि लोग आभासी दुनिया से जुड़ रहे हैं। आप भासी रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं, और समाज के विभिन्न वर्गों को, जैसे मैं ही हूँ, तो मुझे क्यों जोड़ा जाए, मेरा साक्षात्कार क्यों लिया जाए, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं और आप लोगों को जोड़ते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से उनकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस सामाजिक जड़ता के बीच में आप एक चेतना का काम कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद दूंगी, और इस कठिन समय को सरल बनाने के लिए आप दोनों का फिर से